आइए सॉल्व करते हैं रिसेंटली कंडक्टेड सीडीएस एग्जामिनेशन में से एनवायरनमेंट के सवाल। टोटल 8 सवाल देखे गए और आप इस वीडियो के अंत में अपना स्कोर आउट ऑफ 8 मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं रिपीट होंगे, लेकिन हाँ, यूपीएससी किस तरफ टिल्ट हो रहा है, क्या रुझान है यूपीएससी में, वो हमें पता चल जाता है और वो हमें सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में ज़रूर हेल्प करेगा उसकी तैयारी में। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि क्यों प्लास्टिक्स डिग्रेड नहीं होते इजीली। They have strong ionic bonds, they have strong covalent bonds, they have strong metallic bonds, they have very high melting points. अब देखिए, आयनिक और मेटालिक बॉन्ड्स की वजह से तो ऐसा नहीं होता। The correct answer is they have very strong covalent bonds, जिसकी वजह से they are resistant to microbial degradation, chemical degradation and can persist in the environment for hundreds of years. और उसके बाद भी वो स्प्लिट किस में होते हैं? माइक्रोप्लास्टिक्स में, because of strong covalent bonds. So that is the answer. B is the answer. जो चौथी स्टेटमेंट है वो भी गलत है। हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स वगैरह के होते हैं, प्लास्टिक्स के नहीं होते, एंड दैट इज नॉट द रीजन दैट दे आर रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन। फॉर श्योर कोई लिंक ही नहीं है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अब ये क्वेश्चन अगर आपने मेरे साथ एनवायरमेंट किया है तो प्लीज इसको सॉल्व करिए बाय अप्लाइंग लॉजिक। Don't get overwhelmed by the difficult, जो यहाँ पर फॉर्मूले दिए हुए हैं उससे। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज योर यूरिया, द मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे, द आंसर इज सी। 2 atoms of nitrogen held by 3 covalent bonds. Now nitrogen is most abundant in the atmosphere, 78%. बट प्लांट्स इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन फॉर मेकिंग देयर प्रोटीन्स, बट नहीं ले पाते, तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, या हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं बिकॉज दीज 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो N2 इज डेफिनेटली नॉट अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। सिंपल एंड लॉजिकल क्वेश्चन। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द करेक्ट स्कीम फॉलोड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब ये भी ना हम अपने बेसिक लेक्चर्स में करते हैं। नो, इट ऑल स्टार्ट्स विद किंगडम एंड देन यू हैव फाइलम, है ना, और लास्ट में आपको पता है जीनस और स्पीशीज होता है। जैसे पैंथेरा लियो इज लायन, है ना, इसमें लियो इज स्पीशीज एंड पैंथेरा इज जीनस, तो ये लाइन है। अब ये टाइगर बन जाता है इफ वी हैव पैंथेरा टाइग्रिस। अगेन टाइग्रिस इज योर स्पीशीज एंड पैंथेरा इज योर जीनस, तो स्पीशीज के ऊपर जीनस आता है, राइट। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद फाइलम एंड इट एंड्स विद स्पीशीज। तो ये 2 ऑप्शंस तो एक्सक्लूड हो गई। बीच में क्या आता है? बीच में आता है कॉफ, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। सिंपल। सो आपका जो आंसर है वो हो जाता है डी। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर एयरबॉर्न डिजीज। अब मुझे एक बात बताओ, एयरबॉर्न डिजीजेस आर द मोस्ट कंटेजियस, मोस्ट इन्फेक्शियस, जैसे कोविड, इन्फ्लुएंजा, H3N2 अभी दिल्ली में फैला हुआ है, बहुत तेजी से फैलते हैं एयर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। अब इसमें से अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो कॉलेरा इज क्विंटेसेंशियल वाटरबॉर्न डिजीज। विब्रियो कॉलेरे बैक्टीरिया इसको कॉज करता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, कॉज्ड बाय मलेरियल पैरासाइट, या उसको हम प्लाज्मोडियम कह सकते हैं। डेंगू बाय डेंगी वायरस, इट्स अ वायरल डिजीज विच इज स्प्रेड अगेन बाय मॉस्किटोस। ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया कॉज करता है लाइक कॉलेरा, बट दिस इज वाटरबॉर्न, ठीक है, एंड दिस इज एयरबॉर्न। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, विब्रियो कॉलेरे, ये एयरबॉर्न है, ये कंटेजियस है। सो आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन ए इज द आंसर। देन हमारी ना एनवायरमेंट और डीएम की क्लासेस है, रिकॉर्डेड है, रिसेंटली हमने रिकॉर्ड करी है 48 आवर्स में, एंड आई हैव रिकॉर्डेड द होल कोर्स विद स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने पे बहुत जोर है। तभी आप, अगर ये फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप प्री में कभी नहीं रुकोगे, मीन्स में आप एनालिसिस करके आंसर्स लिख ही आओगे। दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस कोर्स, राइट। सो डू
एटलीस्ट एक्सप्लोर द ट्रायल क्लासेस, इवन इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाइए, ट्रायल क्लासेस एक्सप्लोर कीजिए और फिर देखिए कि आपको एनवायरनमेंट समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मिड लैटिट्यूड डेसिडुअस फॉरेस्ट। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी करेक्ट है वो आपको बतानी है। पहली, मिड लैटिट्यूड डेसिडुअस फॉरेस्ट कंसिस्ट लार्जली ऑफ ट्रीज दैट ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग द समर सीजन. They are native to eastern North America and western Europe. The mid-latitude deciduous forest in Asia occur as a belt between the boreal forest to the north and steppe lands to the south. Beech, hickory, walnut are common examples of trees found in mid-latitude deciduous forest. अब देखो, अगर आपने पढ़े हुए हैं फॉरेस्ट तो आपको पता है मिड लैटिट्यूड अकर बिटवीन द कोल्ड पोलर और द बोरियल फॉरेस्ट एंड द हॉट ट्रॉपिकल रीजन्स, उसके कहीं बीच में आते हैं. They have distinct 4 seasons, summer, winters, spring and fall, जिसको autumn भी कहा जाता है. अब ना यहां पर जो लीव्स है वो शेड होती है फॉल में. मूवीज में आप देखते हो, रिलेट कर सकते हो. और अगर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है ना तो आंसर आ जाता है डी, और वही आंसर है. तो इलिमिनेशन कैसे काम करता है ये भी आपको सीडीएस में पता चल रहा है, सीडीएस के एमसीक्यूज को सॉल्व करके पता चल रहा है. तभी ना इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर अपनी आंखों से निकाल लो, और जो क्वेश्चंस आपको लगता है ना आपके गलत हुए, एनालाइज क्यों गलत हुए, और बाकी 3 स्टेटमेंट्स भी सही है, मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में. यही एग्जाम्पल्स हैं ट्रीज की, right? So all the 3 statements are correct. So just one, even if you don't know much about them, अगर आपको पहली स्टेटमेंट पता है गलत है तो भी आप इस पे अराइव कर जाओगे. Then next question is regarding water vapor in the atmosphere is our correct. Water vapor भी ना यूपीएससी का फेवरेट होता जा रहा है. पहली स्टेटमेंट है, it has a role to play in the stability and instability in the air. Obviously वाटर वेपर की वजह से ही बारिश होती है, कंडेंसेशन होती है. सो या स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी के लिए वाटर वेपर रिस्पॉन्सिबल है. सेकेंड स्टेटमेंट है, इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ टू नाइदर बिकम टू कोल्ड और टू हॉट. अब इसको ना सिंपल ये बोला जाता है कि वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है, एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है. अगर ये नहीं होगा तो हमारे प्लैनेट में एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस होंगी, बहुत गर्म और बहुत ठंडा दोनों हो सकता है. तो दोनों को रोकने के लिए वाटर वेपर है. सो द आंसर इज सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Then next question is again regarding world climate types and their characteristics. How many of the pairs are correctly matched? अब ना ये एक चीज आपको बताता है, forest climate characteristics have become very very important. और how many आपको बताना है. पहला, tropical wet and dry, which are your savannas. ठीक है, tropical savannas. Winter dry season. Mid latitude steppe भी grasslands होते हैं, temperate grasslands. Mid latitude semi arid और dry. Humid subtropical, no dry season, warm summer. Marine west coast, no dry season, severely cold summer. अब इसमें ना जो फोर्थ है वो क्यों गलत हो जाता है? क्या कोस्टल क्लाइमेट में आपके पास एक्सट्रीम कोल्ड विंटर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना. तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है. अब जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, दैट इज लाइक इक्वेटोरियल, दैट इज लाइक ट्रॉपिकल, कि आपके पास कोई से ड्राई सीजन नहीं होता और वार्म समर्स और माइल्ड विंटर्स हम कह सकते हैं. सो दिस इज करेक्ट. मिड लैटिट्यूड स्टेपे में यू हैव सेमी एरिड और ड्राई कंडीशंस. ठीक है, और जो ट्रॉपिकल सवानास होते हैं उनमें भी जो विंटर सीजन होता है वो ड्राई होता है. तो इसलिए जो हमारा आंसर है सिर्फ 4th इनकरेक्ट है, बाकी 3 सही है, तो सी आंसर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर? ड्रॉट, हेलस्टॉर्म, फ्रॉस्ट, एवलांच. अब आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन, ड्रॉट कब होता है? जब बारिश नहीं होती, एटमॉस्फेरिक. हेलस्टॉर्म कब होता है? जब हेल्स आते हैं, एटमॉस्फेरिक. फ्रॉस्ट भी वही है, टेम्परेचर्स गो डाउन, एटमॉस्फेरिक. एवलांच इज द मास्ट मूवमेंट ऑफ स्नो. सो एवलांच इज द आंसर. अगेन सिंपल लॉजिक अप्लाई करो, आंसर्स निकलते हैं. The next question is regarding National Institute of Disaster Management. तो disasters पे भी प्री में सवाल देखे गए हैं, तो फोकस करना. NIDM was constituted in the year 2006 under the DM Act of 2005. The institute has been interested to assist in national level policy formulation with reference to disaster management. एक एक लाइन पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स को.
तो आपको आंसर समझ में आएगा कि सही है या गलत। कभी कभी ना एक स्टेटमेंट में 2-3 फैक्ट्स होते हैं, एक फैक्ट ही गलत होता है और हम उसे ओवरलुक करके उसे सही मार्क कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। खैर, इसका जो आंसर है दैट इज सी, दोनों सही है। क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूट भी 2006 में हुआ था जब डीएम एक्ट आया था, 2005 में जब सुनामी हुआ था 2004 में, उसके बाद डीएम एक्ट आया और उसी के अंडर एनआईडीएम बना। ये ना एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है ऑब्वियसली, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट और बेटर हो सके। सो हमने सॉल्व किए हैं 8 सवाल। अपना स्कोर जरूर बताना मुझे 8 में से। एंड लास्टली अगेन एनवायरमेंट और डीएम का कोर्स है 48 आवर्स, 48 to 50 आवर्स में हम पूरी एनवायरमेंट और डीएम अच्छे से समझते हैं। सो डू कंसिडर ज्वाइनिंग द ट्रायल क्लासेस, दे आर एब्सोल्युटली फ्री। एंड इस कोर्स में ना आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, राइट, करंट अफेयर्स का एक्सेस भी मिलता है, एनवायरमेंट के मंथली करंट अफेयर्स का, एंड यू कैन हैव 1-on-1 सेशन विद मी ऑल्सो, राइट। और एनवायरमेंट ना इंपॉर्टेंट है, 20 सवाल, 15 से 20 सवाल हमें दिखते हैं प्री में, तो इसके बिना आपका प्री क्लियर नहीं होगा, तो इस सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ वेरी वेरी गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।